हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज हम लोग इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इंडस रिवर सिस्टम से वो चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इंडस रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका माउथ कहाँ पर है, ये कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत के कितने यूनियन टेरिटरी और कितने राज्यों से होकर ये फ्लो करती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और उन सहायक नदियों पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है और किस प्रोजेक्ट को बनाने की बात करी जा रही है, वो सारी बातें हम लोग इस आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडस रिवर जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। ठीक है, मतलब हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स है, तो उसमें से एक हमारी इंडस रिवर भी है। तो इंडस रिवर का सबसे पहले हम लोग ओरिजिन पॉइंट देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्योंकि इसके ओरिजिन से भी बहुत सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इंडस रिवर के ओरिजिन की बात करते हैं कि मैम इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम इंडस रिवर का ओरिजिन भारत से नहीं होता है। कहाँ से होता है मैम? तो तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहाँ से होता है? तो तिब्बत में सभी ने सुना होगा एक फेमस माउंटेन है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। क्या नाम है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत से ही किसका ओरिजिन होता है मैम? इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। तो जब आपसे पर्वत पूछेगा तो पर्वत का नाम बताना है कैलाश पर्वत। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि इंडस रिवर किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट करते हैं, कभी ग्लेशियर पूछ सकता है, कभी लेक पूछ सकता है, कभी पर्वत पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने के तीन तरीके हैं यहाँ पे कि किस पर्वत से ओरिजिनेट करती है, किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है, किस लेक से ओरिजिनेट करती है। तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस रिवर किस पर्वत से निकलती है, तो आपको बताना होगा कैलाश पर्वत। आपसे पूछा जाएगा किस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, तो आपको बताना होगा कि मैम ये बोखर-चू ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? बोखर-चू ग्लेशियर। बोखर-चू ग्लेशियर, ग्लेशियर का ये हमने नाम बताया। लेकिन आपसे पूछ देगा कि किस लेक से ओरिजिनेट करती है, झील का भी नाम पूछ देता है। तो जब झील पूछेगा तो झील का नाम आपको याद रखना होगा कि मैम ये मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से निकलती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर आपसे लेक पूछ देगा तो कौन सा लेक बताओगे मैम? मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक बताओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने तरह से पूछे जा सकते हैं इसके ओरिजिन से लेके आपको पता चल गया होगा कि पूछेगा पर्वत तो हमें कैलाश पर्वत बताना है, जब ग्लेशियर का नाम पूछेगा तो हमें बोखर-चू ग्लेशियर बताना है, जब हमारे लेक का नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा मानसरोवर झील से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। जब इंडस रिवर लद्दाख में तिब्बत में फ्लो करती है तो तिब्बत में इसे सिंगी खंबाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंगिंग खंबाब के नाम से जानते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर को बताओ तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सैंगपो। लेकिन जैसे वो असम में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग बोलते हैं, लेकिन जैसे असम में प्रवेश करती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। तो उसी तरह जब हमारी इंडस रिवर आपके तिब्बत में फ्लो करती है तो उसे सिंगी खंबाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगी खंबाब। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इंडस रिवर ऐसे बोखर-चू ग्लेशियर से निकलती है और फिर ये हमारे भारत के लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख के किस प्लेस पर वो भारत में एंटर करती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लद्दाख में एक जगह का नाम है जिसका नाम है देमचौक। क्या नाम है? देमचौक। तो इंडस रिवर लद्दाख के देमचौक नामक स्थान से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। और एंड कहाँ पर करती है ये भी पूछ सकता है। तो एंड करती है चिल्लास नामक स्थान पर। कहाँ पर एंड करती है? चिल्लास नामक स्थान पर एंड करती है। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारी इंडस रिवर है, आपसे कोई पूछ देगा कि वो किन दो झीलों के बीच में है, तो एक हमारा ऊपर लेक आपको देखने को मिलेगा, एक झील है आपका पैंगोंग सो लेक, एक लेक कौन सा है? पैंगोंग सो,
और नीचे आपको सो मोरिरी लेक देखने को मिलेगा। तो पैंगोंग सो लेक और सो मोरिरी लेक के बीच के मतलब दोनों के बीच में हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है। तो जब दो झीलों का नाम पूछेगा तो पैंगोंग सो और सो मोरिरी लेक, लेकिन पूछेगा कि इंडस रिवर किन दो पहाड़ों के बीच से होके गुजरती है, दो पहाड़ों के बीच से होके गुजरती है। तो जब दो पहाड़ों का नाम पूछेगा तो आपको बताना होगा कि मैम हमारे ऊपर में एक लद्दाख रेंज है और लद्दाख रेंज के नीचे हमारा एक जास्कर रेंज है। कौन सा रेंज है? जास्कर रेंज है। अब इन दोनों के बीच से ही हमारी इंडस रिवर क्या करती है? फ्लो करती है। तो जब पर्वत का नाम पूछेगा तो आपको बताना होगा कि मैम इन लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका लद्दाख रेंज हो जाएगा, लद्दाख रेंज, और ये आपका जास्कर रेंज हो जाएगा। कौन सा रेंज हो जाएगा? जास्कर रेंज, ठीक है। तो लद्दाख और जास्कर इन दो पहाड़ियों के बीच से हमारी इंडस रिवर होकर फ्लो करती है। लेकिन जब दो झीलों का नाम पूछेगा तो कौन सा आप झील बताओगे? मैम पैंगोंग सो और सो मोरिरी लेक। ये जो आपका पैंगोंग सो लेक है और सो मोरिरी लेक है, सो मोरिरी लेक है, ये दोनों, इनको हम लोग अल्पाइन लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाइन लेक बोलते हैं। अब अल्पाइन लेक का मतलब क्या होता है? तो हमारी भारत में वैसी झीलें या वर्ल्ड में भी ऐसी झीलें जो कि हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड होती है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड जब भी सुनो तो अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जब भी आप कहीं वर्ड सुनो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब ये होता है हाइट। तो भारत में बोलो या पूरे वर्ल्ड में बोलो, जहाँ की झीलें पूरे हाइट पर लोकेटेड हो, मतलब थोड़ा सा हाइट पर लोकेटेड होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? अल्पाइन लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाइन लेक्स बोलते हैं। तो जो हमारी पैंगोंग सो झील है और जो आपकी सो मोरिरी लेक है, ये बहुत हाइट पर लोकेटेड है, तो इसलिए इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अल्पाइन लेक बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या जो हमारी इंडस रिवर है वो दो अल्पाइन लेक्स के बीच से होकर फ्लो करती है या प्रवाहित होती है? तो आप क्या आंसर बोलोगे? यस मैम, क्योंकि जो हमारी पैंगोंग सो लेक है और जो आपकी सो मोरिरी लेक है, ये दोनों क्या है? अल्पाइन लेक है। अल्पाइन लेक क्यों बोल रहे? क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, ठीक है। तो किन दो झीलों के बीच से होकर प्रवाहित होती है और फिर किन दो पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होती है, वो समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसका ऑरिजिन पॉइंट बताया। क्या बताया? ऑरिजिन पॉइंट बताया कि मैम ये कहाँ से ऑरिजिनेट करती है। तो जब इसके ऑरिजिन पॉइंट की मैंने बात कही तो वो क्या था हमारा? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर से हमारी इंडस रिवर क्या करती है? मैम वहाँ से निकलती है। जब ग्लेशियर पूछेगा तो बोखरचू, लेकिन जब लेक पूछेगा मानसरोवर, जब पर्वत पूछेगा कैलाश पर्वत। समझ में आ रहा है इतना? चलिए, इतना समझ में आ गया कि मैम ओरिजिन पॉइंट क्या होगा? बोखरचू ग्लेशियर। समझ में आ गया। अब देखो, इसने हमने क्या देखा? इसके ओरिजिन पॉइंट को देखा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पर किस स्थान पर भारत में प्रवेश करती है और भारत के किस स्थान पर जाकर एंड कर जाती है। वो सारी बातें मैंने बताया आपको। और मैंने बताया कि किन दो पर्वतों के बीच में हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है। तो आपको बताना होगा लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके एरिया पर आते हैं कि जो इसका जो बेसिन है वो कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो अगर इंडस रिवर के एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं कि ये कितने क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, तो ये 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये मैंने 65 के लिखा है, के मतलब हजार। समझ में आ गया। तो पूछेगा कि इंडस रिवर कितने एरिया पर फैला हुआ है, मतलब कितने क्षेत्रफल पर उसका बेसिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिन क्या होता है? तो जब कोई मान लो रिवर फ्लो कर रही है, मान लो यहाँ पे कोई यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिवर हमारी फ्लो कर रही है, तो जो ये रिवर, ये तो हमारी मेन रिवर हो गई, लेकिन इस मेन रिवर में बहुत सारी आकर रिवर इसको ज्वाइन करती है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आती है। तो ये जो पूरा एरिया आपका होगा ये क्या कहलाएगा? एक बेसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। तो मतलब मेन रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है जो इसे ज्वाइन कर रही है, तो उनका जो फ्लो एरिया होता है उसी को बेसिन बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इंडस रिवर कितने क्षेत्रफल पर फैली है, तो आपको बताना होगा 11,65,000
65,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है। यानी इसकी एक तो मेन रिवर इंडस हो गई और इसकी जो भी सहायक नदी है, जो कि भारत में भी बहुत सारी इसकी सहायक नदी है, उन सबको मिलाकर बोला गया। अब इसका पूछा जाएगा कि लेंथ कितना है, इंडस रिवर का टोटल लेंथ कितना है। तो जब इसकी लेंथ पूछी जाएगी तो आपको बताना होगा कि मैम इसका लेंथ है 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर है। ठीक है, अब पूछा जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया कि एंटर कहाँ पे करती है, दैमचौक नामक स्थान पर करती है। एंड कहाँ पर करती है? चिल्लास नामक स्थान पर करती है। और फिर पाकिस्तान में ये चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो देखो, ये तिब्बत से स्टार्ट हो रही है, फिर भारत के मात्र एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से होकर फ्लो कर रही है, और लद्दाख के बाद ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान के बाद ये अरेबियन सी में क्या करती है? अपना मुहाना बनाती है। यानी सारा जो सेडिमेंट से लेकर अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। तो ये कितने देशों से होकर प्रवाहित हो रही है, आप बताओ कितनी देश हो गई? मैम एक तो तिब्बत हो गया, तिब्बत को लोग चाइना भी बोल सकते हैं, क्योंकि तिब्बत पे किसने कंट्रोल कर रखा है, किसने कब्जा कर लिया? चाइना ने। तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है? तो राज्य तो कोई नहीं है, बस एक हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। समझ में आ गया? तो अब पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में किस स्थान पर इंडस रिवर जाके एंटर करती है। तो देखो, जैसा कंट्री है वैसा ही इसका नाम भी रखा गया है, मतलब नाम भी है दर्दिस्तान। क्या नाम है? दर्दिस्तान। तो पाकिस्तान में ये कहाँ पर एंटर करती है? तो दर्दिस्तान नामक स्थान पर ये जाके एंटर कर जाती है, और फिर अरेबियन सी में क्या करती है? अपना ये जल गिरा देती है। समझ में आ गया? तो इतना तो बस मैंने इंडस रिवर का कुछ वो ऑरिजिन पॉइंट बताया और इसका मुहाना बताया, और ये किन दो पहाड़ों के बीच से होकर फ्लो करती है, किन दो झीलों के बीच में, वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंडस रिवर की कुछ सहायक नदियों पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। फिर उन सहायक नदियों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखें, इंडस की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा इसे हम लोग समझते हैं। देखो, ये हमारी इंडस रिवर फ्लो कर रही है। मैम कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? बोखरचू ग्लेशियर से। तो हर रिवर की कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। तो मैम ये हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो जैसे भी जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है, आपको वहाँ पे खड़े होना है, और खड़े होकर एक हाथ ऊपर करना है और एक हाथ नीचे करना है। तो बताओ, ये जो मेरा राइट हैंड है वो ऊपर जा रहा है ना, और जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे आ रहा है। तो इंडस रिवर में जो भी रिवर ऊपर से आके ज्वाइन करेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, और जो भी रिवर इंडस रिवर में नीचे से आके ज्वाइन करेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। मैम क्यों कहलाएगी? क्योंकि कोई भी रिवर जहाँ से फ्लो करती है, जहाँ से उसका डायरेक्शन होता है, हम लोग वहीं पे खड़े होते हैं और अपने हाथ को देखते हैं। जो हमारा हाथ ऊपर जाता है उसे वो बोल दिया जाता है। तो ये मेरा राइट हैंड ऊपर जा रहा है, तो जो भी ऊपर से मिलेगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, और ये मेरा लेफ्ट हैंड मैम नीचे आ रहा है, तो जो भी नीचे से मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन देके कि बताओ इसमें से कौन सी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या आपको सीक्वेंस भी दे देगा, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, तो बोल देगा नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, या जैसे मैंने यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट लिखा है तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट रिवर को भी अरेंज करने को दे देता है। तो सीक्वेंस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। और ये याद कैसे होगा? जितना मैप ड्रॉ करोगे, जितना खुद से बनाओगे, उतना ही चीज़ें बहुत याद होंगी। ज्योग्राफी प्रैक्टिस करो, उसमें बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखते हैं, क्योंकि मेरा राइट हैंड ऊपर है, तो जो भी ऊपर से रिवर आएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी रिवर्स हमें देखने को मिल रही है। एक हमने लिखा है सयोक रिवर। क्या लिखा है? सयोक रिवर। सयोक रिवर जो कि इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर सयोक रिवर में ही आके नुब्रा रिवर ज्वाइन करती है। कौन सी रिवर? आपने नुब्रा वैली का भी नाम सुना होगा, बहुत फेमस प्लेस है, वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नुब्रा वैली है मैम, वैली क्या होता है? जहाँ पे रिवर फ्लो करती है। तो एक हमें श्योक रिवर याद रखना है, और श्योक रिवर में ही आके कौन सी रिवर ज्वाइन कर रही है मैम? नुब्रा रिवर। नुब्रा वैली जो कि बहुत फेमस
वैली है, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए फेमस है। फिर एक हमारी रिवर आ रही है जिसका नाम है सिगार रिवर। कौन सी रिवर? सिगार रिवर। फिर इधर से हमारे एक रिवर आ रही है जिसका नाम है गिलगित रिवर, और गिलगित रिवर में ही आके एक रिवर ज्वाइन करी जिसका नाम है हुंज रिवर। कौन सी रिवर? हुंज रिवर। तो इंडस की कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, समझ में आया? अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। चलो, तो अब हम लोग ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो हमने देख लिया, अब हम लोग आते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है जो कि हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे आपकी झेलम रिवर जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी इंडस की। क्यों कहलाएगी मैम? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये झेलम रिवर हो गई जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। झेलम जाके किस में मिल रही है मैम? चिनाब में मिल रही है। और फिर चिनाब में ही एक रावी रिवर जाके मिल रही है। और ये फिर एक यहाँ पे ब्यास रिवर है जो कि किस में आके मिल रही है मैम? सतलज में मिल रही है। और ये फिर सारी रिवर जाके, अब ये देखो सतलज भी जो है, एक मिनट, ये सतलज भी है ना, वो जाके किस में मिलती है? आपके चिनाब में ही मिलती है। और चिनाब रिवर क्या करती है? झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब का पानी ले जाकर फाइनली कहाँ पे मिल जाती है? तो आपके इंडस रिवर में, पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? पाकिस्तान में, भारत में नहीं मिलती है। तो याद रखना होगा। तो देखो हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का कुछ नेम बताया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का कुछ नाम बताया, फिर मैंने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम बताया। तो ये तो हमारी इंडस की सहायक नदियाँ हो गई। अब इंडस की सहायक नदियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स होती है वो झेलम होती है, चिनाब होती है, रावी होती है, ब्यास होती है, सतलज होती है। और ऊपर का भी आपको सीक्वेंस याद करना होगा, लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ पर आकर इंडस को ज्वाइन करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग झेलम रिवर को स्टार्ट करते हैं, झेलम को पढ़ेंगे। तो देखो अगर हम बता दें कि झेलम रिवर पर, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कौन कौन सी रिवर आकर इसे नॉर्थ से ज्वाइन कर रही है, मतलब ऊपर से आके ज्वाइन करी। तो ऊपर यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऊपर यहाँ पे मैंने श्योक रिवर लिखा है। ठीक है, और श्योक रिवर में आके नुब्रा रिवर मिल रही है, यहाँ पे नुब्रा रिवर है। एक गलवान रिवर भी आके मिलती है श्योक रिवर में। फिर एक सिगार रिवर आके मिल रही है। फिर आपकी हुंज रिवर मिल रही है। फिर कौन सी रिवर मिल रही है मैम? यहाँ पे गिलगित रिवर मिल रही थी। तो ये सभी इंडस की कौन सी सहायक नदियाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक? तो मैम ऊपर से आके मिल रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इंडस की ऊपर से मिलने वाली नदियाँ। तो देखिए अब हम लोग झेलम रिवर को पढ़ेंगे। तो झेलम रिवर को जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ना हम देख लेते हैं कि झेलम रिवर पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब डैम। तो आपको एक याद रखना होगा किशन गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक याद रखना होगा तुलबुल प्रोजेक्ट, और एक याद रखना होगा उरी प्रोजेक्ट, और कौन सा याद रखना होगा मैम? और हमें मंगला डैम याद रखना होगा जो कि पीओके में है, पीओके के मीरपुर में है। ठीक है, तो अब हम लोग इंडस रिवर जो आपकी झेलम रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो किस स्थान पर जाके चिनाब से मिलती है, वो सारी बातें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, यहाँ पे आपको हेडिंग क्या लिखना है? झेलम रिवर, झेलम रिवर। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई पूछेगा कि झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करते, इसका ओरिजिन पॉइंट पूछेगा, तो आपको बताना होगा कि जो हमारी मैम झेलम रिवर है वो आपकी पीर पंजाल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है बताओ? झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये पीर पंजाल पर्वत से निकलती है। तो ये तो पर्वत हो गया, अब पर्वत पे कोई ना कोई झील होगा जहाँ से ये निकल रही होगी। तो एक झील है वेरीनाग लेक, क्या नाम है? वेरीनाग लेक। तो ये तो पहले लिख लो, ये हमारा कौन सा पर्वत हो जाता है? ये हमारा पर्वत है आपका पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल में मैम कहाँ से निकल रही है? तो ये वेरीनाग लेक से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? वेरीनाग लेक से निकल रही है।
तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमारी हो गई झेलम रिवर। झेलम रिवर जो कि शेषनाग में वेरीनाग लेक से निकल रही है। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि मैम देखो यहाँ पे लिख रहे थे ओरिजिन। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? ओरिजिन कहाँ से होता है? तो वेरीनाग लेक। क्या आपको लिखना है? वेरीनाग लेक। वेरीनाग लेक। ये वेरीनाग लेक लोकेटेड कहाँ पे है? तो मैम शेषनाग नामक स्थान पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये हमारी झेलम रिवर हो गई। अब झेलम रिवर पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है वो हमें थोड़ा सा देखना होता है। तो ये तो झेलम हो गई। तो एक हमने प्रोजेक्ट क्या बताया, इस पे आपको याद रखना होगा। ये हमारा हो जाता है तुलबुल प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ पे हमारा हो जाता है उरी प्रोजेक्ट। और फिर एक हमारी झेलम की बहुत प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा रिवर। क्या नाम है? किशन गंगा रिवर। और इस किशन गंगा रिवर को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। किशन गंगा रिवर को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? मैम नीलम के नाम से जाना जाता है। तो इस किशन गंगा पर भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे बोलते हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट। अभी हम लोग देख कर आ चुके हैं। तो ये आपका तुलबुल प्रोजेक्ट, ये आपका वो क्या बोलते हैं तुलबुल, उरी, किशन गंगा, और फिर यहाँ पे एक आपको लास्ट में प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है मंगला डैम। क्या बोलते हैं? मंगला डैम। तो इससे आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो। मैम दिस इज तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कौन सा है? ये है आपका उरी डैम, उरी डैम। और ये कौन सा है मैम? तो ये है हमारा किशन गंगा प्रोजेक्ट। इसे किशन गंगा प्रोजेक्ट ही बोल देते हैं। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो कि किस रिवर पर लोकेटेड है? तो मैम ये किशन गंगा रिवर पे ही लोकेटेड है। किशन गंगा रिवर को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? नीलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा उरी डैम हो गया, तुलबुल प्रोजेक्ट हो गया, और लास्ट में यहाँ पे हमारा है एक मंगला डैम। क्या है? मंगला डैम, जो कि कहाँ पर है मैम? ये पीओके में है। कहाँ पर है? आपका पीओके में है। पीओके में भी कहाँ है? मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। समझ में आ गया? तो ये हमारी झेलम रिवर हो गई। अब हमारे यूपीएससी एग्जाम में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि क्या जो झेलम रिवर है वो उलर लेक में अपना जल गिराती है? बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या झेलम रिवर उलर लेक में अपना जल गिराती है? तो ये बात बिल्कुल सही है। जो झेलम रिवर है वो उलर लेक में अपना जल गिराते हुए जाती है। तो ये उलर लेक में क्या करती है बताओ? यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि मैम यह उलर लेक में अपना वाटर ड्रेन करती है, यानी गिराती है, ठीक है। और जो झेलम रिवर है वो इसकी एक और खासियत है कि ये क्या करती है? ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। किस लेक का फॉर्मेशन करती है? ऑक्सबो लेक का। ऑक्सबो लेक क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो ऑक्सबो लेक जब आपसे कोई पूछेगा तो थोड़ा सा समझना होगा। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ये मान लीजिए हमारी झेलम रिवर क्या है? आपकी फ्लो कर रही थी, ये मियंडरिंग कर रही है। क्या कर रही है? मियंडरिंग मतलब विसर्पण, ठीक है। तो ये मान लो हमारी झेलम रिवर ऐसे आपकी फ्लो कर रही है मैम, कर रही है, ठीक है मैम। तो होता क्या है? ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब होता क्या है कि यहाँ पर मान लो इस स्थान पर, इस प्लेस पर और आपके इस प्लेस पर, दोनों प्लेस पर क्या होता है? एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो अब क्या होता है कि हमारी रिवर का जो फ्लो है वो ऐसे मतलब यहाँ से कट के क्या हो जाता है? ऐसे अब करने लगता है, ऐसे जाने लगता है, ऐसे जाने लगता है। तो जब रिवर ऐसे जाती है तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसी से हमारा बनता है आपका ऑक्सबो लेक बनता है। उसी से क्या बनता है? ऑक्सबो लेक बनता है। मैंने क्या कहा कि रिवर ऐसे जा रही थी मियंडरिंग करते हुए, लेकिन इस रीजन पे यहाँ वाले पार्ट पे एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है, अवसाद बहुत
इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट ये अलग हो जाता है रिवर से और ये कुछ ऐसा बन जाता है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया ऑक्सबो लेक क्या होता है और आपकी झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इस पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, अब देखो झेलम फिर जाके किस में मिलती है, तो ये चिनाब में जाके मिलती है। चिनाब में कहाँ पर जाके मिलती है, तो झांग नामक प्लेस पर ये चिनाब में जाके मिल जाती है। तो अब थोड़ा सा हम लोग चिनाब रिवर को देखते हैं। तो देखिए जो चिनाब रिवर है वो दो नदियों की धाराओं के मिलने से बनती है। एक है आपकी चंद्र, एक रिवर है आपकी चंद्र और दूसरी रिवर है आपकी भागा। जब चंद्र और भागा दोनों रिवर हिमाचल प्रदेश के केलांग नामक स्थान पर, किस स्थान पर, केलांग नामक प्लेस पर दोनों आपस में मिलती है, तो किस रिवर का फॉर्मेशन होता है, मैम चिनाब रिवर का फॉर्मेशन होता है, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब रिवर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि एक हमारी रिवर हो जाती है चंद्र और दूसरी रिवर हो जाती है भागा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैम ये हो गई हमारी चंद्र और ये हो गई भागा। तो ये चंद्र और भागा भी तो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट करती होगी। तो ये चंद्र और भागा एक दर्रा है जहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, जिसका नाम है बारालच्चा पास। क्या नाम है, बारालच्चा पास। आप यहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं कि मैम ये है बारालच्चा दर्रा, यानी बारालच्चा दर्रे से ये क्या होती है, चंद्र और भागा दो नदियों की धाराएं आती है और हिमाचल प्रदेश के केलांग नामक स्थान पर मिलती है। और फिर ये किस रिवर का फॉर्मेशन करती है, ये करती है आपकी चिनाब रिवर का। ये चिनाब रिवर क्या है, तो आपकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब चिनाब में कौन सी रिवर आके मिलती है और फिर सभी नदियां कहाँ पे जाके फाइनली पाकिस्तान में मिलती है, वो सारा हम लोग क्या देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इतना क्लास आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।